आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट सनम के साथ हालात वाक़ात और सियासत। लेकिन स्पेशल रिपोर्ट में बड़ा मुद्दा, बड़ी खबर, बड़ी नजर जो कल हुआ उसके बाद क्या कुछ होने वाला है उस पर रहेगा। कल आपको याद होगा मुल्क में इंतखाबात थे और 4 रियासतों या 5 रियासतों में हुए इंतखाबात में जो कहा जाता था, जो सुना जाता था, जो सोशल मीडिया पे बहस की जा रही थी, उसके टोटल ही बरक्स दिखाई दिया। कल पोल एग्जिट हूं या बाकी मामलात हूं, जब राजस्थान और उत्तराखंड के साथ साथ एमपी में, मध्य प्रदेश में भाजपा की बड़ी सरकार या बड़ा मुकाबला जीतने की बात निकल के आई, तो उसके साथ ही अपोजिशन के खीमे में खौफ का नहीं बल्कि खामोशी का साया दूर तक दिखाई दे रहा था। और खुशी की झलक आज बीजेपी हलकों में हर तरफ से दिखाई दे रही थी। और यही बीजेपी की झलक आज पार्लियामेंट के इजलास के दौरान में साफ तौर पे वज़ीर-ए-आज़म के चेहरे से दिखाई दे रही थी। आज पार्लियामेंट का इजलास, मानसून विंटर इजलास, और आज इजलास का पहला दिन और अगले 22 दिनों तक ये इजलास जारी रहेगा। 15 इजलास इस पार्लियामेंट इजलास के दौरान होंगे और कुल मिला के इस पार्लियामेंट के इजलास की कार्रवाई को बिला खलल बनाने या बिला रुकावट यकीनी बनाने के लिए परसों सभी जमातों से ताउन भी सरकार ने मांगा था। एक इजलास भी मुनक्कद हुआ था और ये सरकार ने बताया था कि सभी मामला पर बातचीत के लिए तैयार हैं और सब कुछ अपोजिशन पर बताया गया कि मुनहसर है कि वो इस इजलास को किस तरह से खुशगवार माहौल में कायम करते हैं। लेकिन जब आज इजलास शुरू हुआ तो वज़ीर-ए-आज़म के चेहरे से 3 बड़ी रियासतों में जीत जो है साफ तौर पे नजर आ रही थी। और जब वज़ीर-ए-आज़म आज पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत के लिए यहाँ पहुंचे तो यहाँ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के नारों से पार्लियामेंट हाउस गूंज उठा। और यहाँ अपने तकरीर में, अपने खताब में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपोजिशन लीडरान को भी मुखातिब किया और मुखातिब करते हुए उन्हें बताया कि जो बाहर उन्हें तंजिया बताया, तंज का इस्तेमाल कह सकते हैं हम, कि बाहर का गुस्सा वो ऐवान के अंदर अब ना निकालें। उन्हें अपोजिशन के लिए ये मशवरा भी दिया कि अब सुनहरी मौका है कि अपोजिशन अपने पिछले 9 साल का जो मनफी रुझान था या जो तरीक़ेकार है उसको बदल के अब पॉजिटिव अप्रोच के साथ सामने आए और आवाम के मसाइल को उठाए, क्योंकि मुल्क की आवाम उनकी तरफ देख रही है और मुल्क की आवाम जो है उनकी सिमत भी बदल सकती है। वज़ीर-ए-आज़म का मशवरा अपोजिशन को ये तंज़ी कहा जा सकता है और अपोजिशन को ये भी बताना कि उनके लिए नए बाब खुल सकते हैं अगर वो अपना वतीरा बदले दुरुस्त और पुरअमन तरीके से। अगर हम 5 कदम आगे चलेंगे तो 12 कदम आपको भी चलना पड़ेगा। हौसला बनाइएगा, हर किसी का मुस्तकबल रोशन होना चाहिएगा और ज़रा मेहरबानी करिए जो बाहर आपको भुगतना पड़ा है उसका नज़ला पार्लियामेंट के अंदर ना उतारिएगा। ये वज़ीर-ए-आज़म का मशवरा सुनिएगा, वज़ीर-ए-आज़म का अपोजिशन की जमातों को किस तरह का मशवरा था। जो विपक्ष में बैठे हुए साथी हैं, ये उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस सत्र में पराजय का गुस्सा निकालने की योजना बनाने के बजाय इस पराजय में से सीख करके पिछले 9 साल से चलाई गई नकारात्मकता की प्रवृत्ति को छोड़ करके इस सत्र में अगर सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ेंगे तो देश उनके तरफ देखने का दृष्टिकोण बदलेगा, उनके लिए एक नया द्वार खुल सकता है। और वो विपक्ष में है तो भी उनको एक अच्छी एडवाइस दे रहा हूं कि आइए सकारात्मक विचार लेकर के आइए। अगर हम 10 कदम चलते तो आप 12 कदम का फैसला लेकर के आइए। हर किसी का भविष्य उज्जवल है, निराश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन कृपा करके बाहर के पराजय का गुस्सा सदन में मत उतारना। हताशा, निराशा होगी, आपके साथियों को आपका दम दिखाने के लिए कुछ न कुछ करना भी पड़ेगा, लेकिन कम से कम लोकतंत्र के इस मंदिर को वो मंच मत बनाइए। और अभी भी मैं कहता हूं, मैं मेरे लंबे अनुभव के आधार पर कहता हूं कि थोड़ा सा अपना रुख बदलिए, विरोध के विरोध का तरीका छोड़िए, देश हित में सकारात्मक चीजों का साथ दीजिए, अच्छी उसमें जो कमियां हो उसकी डिबेट कीजिए। आप देखिए देश के मन में आज जो ऐसी कुछ बातों पर नफरत पैदा हो रही है,
हो सकता है वो मोहब्बत में बदल जाए। तो मौका है, ये मौका जाने मत दीजिए। और इसलिए हर बार मैं करबद्ध प्रार्थना करता रहा हूं कि सदन में सहयोग दीजिए। आज मैं राजनीतिक दृष्टिकोण से भी कहना चाहता हूं कि आपका भी भला इसमें है कि आप देश को सकारात्मकता का संदेश दें। आपकी छवि नफरत की और नकारात्मकता की बने, वो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। पार्लियामेंट का मॉनसून इजलास, वज़ीर-ए-आज़म का इजलास के पहले दिन खताब, और ये खताब ठीक उस वक्त आया है जब मुल्क की 5 असम्बली इंतखाबात में से 3 पे बीजेपी की बड़ी जीत हुई है। ऐसी जीत हुई है जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता था। अगर जिससे पहले सोशल मीडिया से लेके मेन स्ट्रीम मीडिया पर पोल एग्जिट करते हुए बताया जा रहा था कि कड़ा मुकाबला है, लेकिन मध्य प्रदेश हो या दूसरी रियासतें, मुकाबला कहीं नज़र ही नहीं आया। और कुल मिला के बड़ी जीत हुई है बीजेपी की। और उसके बाद अंदाजे या इसका जो चूँकि इसको सेमीफाइनल कहा जाता था, तो साफ जाहिर है सेमीफाइनल में जो स्टमना बनता है उसका असर फाइनल पर भी पड़ता है। और सियासी पंडित बता रहे हैं कि इसका असर फाइनल पर भी पड़ेगा। लेकिन इसमें अपोजिशन की वज़ीर-ए-आज़म ने बात की, और अब अपोजिशन को वज़ीर-ए-आज़म ने सभी दृष्टिकोण से एक वतीरा बदलने की बात भी कर डाली। और उमर फारूक अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर, दिल्ली में जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करने वाले फारूक अब्दुल्ला मेंबर पार्लियामेंट भी अपोजिशन से ही हैं, इंडिया अलायंस का एक हिस्सा हैं। और इंडिया अलायंस की साफ तौर पर बताया जाता है कि इस जीत से इंडिया अलायंस को बड़ा झटका लगा है। और आज फारूक अब्दुल्ला से पार्लियामेंट हाउस में पहले इजलास के पहले दिन जब मीडिया ने उनसे पूछा कि क्या हो गया, तो उनका कहना था जीत जीत होती है, हार हार होती है, दोनों से सीखना चाहिए। हिंदुस्तान सबके लिए है और इसे मजबूत करना सबका काम है। ये फारूक अब्दुल्ला की बात थी। ताहम उन्होंने जम्मू कश्मीर का नाम भी लिया, और जम्मू कश्मीर का नाम लेते हुए बता डाला कि हम तो इंतखाबात से कोसों दूर हैं। 10 साल 8 साल हो गए लगभग, हमें अब मालूम भी नहीं है कि इंतखाबात क्या होते हैं। हम क्या जाने हार और जीत का मुद्दा और मकसद, मतलब हार का मज़ा, जीत का जो जश्न है या हार का जो दुख है, वो हमें तो अब भूल ही चुका है। ये फारूक अब्दुल्ला दिल्ली में पार्लियामेंट हाउस के बाहर बता रहे थे। सवाल इस बात है, जनता ने वोट दिया और 4-5 राज्यों में इलेक्शन हो गए। जहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, वहां आज तक भी इलेक्शन नहीं हो रहे। 6-7 साल हो गए, क्या वजह है? हम लोग भी तो इस भारत का हिस्सा है, हम लोगों के साथ भी इंसाफ होना चाहिए। बाकी जीत और हार होती रहती है, हम लोगों को हार से भी सीखना चाहिए और जिनने जीता है उससे भी सीखना चाहिए कि भारत को एक रखना है, भारत सबके लिए है और भारत को मजबूत करना हम सबका काम है। सर, इंडिया अलायंस की जो बात है उसको और मजबूत करने की जरूरत है। इंडिया अलायंस कोई अलायंस में फर्क नहीं पड़ेगा। वी विल हैव टू वर्क हार्डर, स्ट्रॉन्गर, ज्यादा काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। विधानसभा चुनावों में लगता है आपको कि और सिंक्रोनाइज होकर काम करते नतीजे कुछ हो सकते हैं? देखिए, अखिलेश यादव को अगर अकोमोडेट कर देते 10 से 1 सीट, सबको अकोमोडेट करना पड़ेगा। तो फारूक अब्दुल्ला को सुना, अपने अलायंस पे या इंडिया अलायंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सबको अकोमोडेट करना पड़ेगा, ये फारूक अब्दुल्ला बता रहे थे। लेकिन क्या अलायंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का अलायंस किसी हद तक देखने को मिल रहा था। 5 अगस्त के फैसले के बाद कहीं न कहीं मुत्थिद हुए थे और अवाम में एक नोशन चला गया था कि अब की बार कम अज कम ये दोनों जमातें एक साथ होंगी। 5 अगस्त के बाद बहुत कुछ झेलना पड़ा, ज्यादा पीडीपी को झेलना पड़ा, नेशनल कॉन्फ्रेंस को उतना नहीं झेलना पड़ा। लेकिन उस झेलने के बाद भी यूं लग रहा था, या जिस तरह से इनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरह से ऑल पार्टीज मीटिंग्स हो रही थी उसको, और जिस तरह से ये बीजेपी का खौफ दिखा रहे थे, उसके बाद यूं लग रहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी एकजुट होकर चलेंगी। लेकिन पिछले 1 महीने से हम लगातार देखते आ रहे हैं कि एकजुट क्या दूर दूर भी नजर नहीं आ रहे। हम जरा आपको पहले सुनाते हैं, कल ही कुपवाड़ा में महबूबा मुफ्ती थी, उमर अब्दुल्ला उधमपुर में थे। महबूबा मुफ्ती ने कुपवाड़ा में जब बात की तो मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला से लेके फारूक अब्दुल्ला
कि उमर अब्दुल्ला के अलायंस तक की बात कर डाली, जो दिल्ली से अलायंस किया जाए। और अलायंस के हवाले से महबूबा मुफ्ती ने बताया कि चाहे वो शेख महमूद अब्दुल्ला का अलायंस हो, फारूक अब्दुल्ला को या उमर को, सबके अलायंस कुर्सी के लिए होते हैं। बाकी जो पैरामीटर्स इनके हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो कहीं नहीं होते। जबकि उसने अपनी पार्टी अपना बताया कि हमने बीजेपी के साथ अलायंस किया तो हमने पाकिस्तान की तरफ जो रास्ते थे उसके लिए अलायंस किया, हमने यहाँ पोटा के खिलाफ अलायंस किया, हमने यहाँ पे टास्क फोर्स के खिलाफ अलायंस किया। ये बताया महबूबा मुफ्ती। और उमर अब्दुल्ला से उधमपुर में जब पूछा गया तो पूछा उनसे कि क्या कोई अलायंस, उसने कहा जाएंगे क्यों, हमें किस लिए जाना है, हम तो खुद पावरफुल है। जरा सुनिएगा उनकी बात और उसके बाद मीर हिलाल हजूरी के पास चलेंगे। अगर शेख साहब मरहूम फारूक साहब सारे रिकॉर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सिर्फ अपनी कुर्सी खातर मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब वाहिद शख्स ये लुकन इन खातर से रिकॉर्ड को हम क्यों जाएं किसी के साथ? जाएंगे सर, जाएंगे। हम क्यों जाएंगे? जाएंगे सर आप। हम किसी के साथ नहीं जाएंगे ना सर, जम्मू हम अपने दम पे कर रहे हैं। अगर हम अपने दम पे जाएंगे, ये महबूबा मुफ्ती से लेके उमर अब्दुल्ला। महबूबा मुफ्ती अलायंस की बात करते हुए बता रही है और उमर अब्दुल्ला बताएंगे हम क्यों किसी के साथ जाएं, हमारे पास पावर है, हम अपने दम पे जाएंगे। तो क्या वाकई में अपने दम पे जाना और महबूबा मुफ्ती का ये बयान, और इससे पहले भी महबूबा मुफ्ती बयान दे चुके हैं, उमर अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस भी बयान दे चुकी है, एक दूसरे पे इल्जामात लग चुके हैं। तो क्या आने वाले दिनों में हम इन्हें दूर दूर देखेंगे? हम वो अलायंस की जो अवाम में बात चल रही थी वो नहीं हो पाएगी। मीर हिलाल हजूरी मेरे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया हिलाल। जरा बताइएगा हमारे नाजरीन को, आपको क्या लगता है सियासी पंडित तजिया निगार क्या बता रहे हैं? क्या कहीं दूर दूर तक इनका आपस में अलायंस का अब जो बातें की जा रही थी वो अब नजर आ रही हैं? बिल्कुल सनम, जब हम साल 2019 के बाद आज तक का टेन्योर देखते हैं तो इसमें दोनों तरफ से, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जो कि रिवायती हरीफ आपस में रहे हैं, इनके दरमियान एक दूसरी पार्टी पर इख्तिलाफ करना या वार करना, इस पर हमने आज तक देखा कि हर किसी ने कोई लबकुशाई नहीं की, बिल्कुल परहेज रहा है। लेकिन कुछ वक्त से हम देख रहे हैं, जब से उमर अब्दुल्ला ये कहते हैं कि उन्हें जम्मू कश्मीर के अंदर अलायंस करने की ज़रूरत नहीं है, जब उनसे पूछा जाता है कि लोकसभा की 3 नशस्तें हैं कश्मीर के अंदर, तो क्या यहाँ पर भी सीट शेयरिंग होगी, तो उस पर उनका कहना है कि जो पिछली बारी जो यहाँ से चुनाव जीत के गए हैं लोकसभा निशस्तों से, वही कैंडिडेट्स एक बार फिर से आ जाएंगे, नहीं उन्हीं पार्टी के। तो कुल मिलाकर उन्होंने पीडीपी को जीरो करने की कोशिश की और अपनी पार्टी को 3 सीटें देने की वो बात कर रहे थे। तो उसके बाद पीडीपी के अंदर एक हरारत सी आ गई है और ये हरारत फिर शरारत में तब्दील हो गई है। और महबूबा मुफ्ती आजकल हम देख रहे हैं कि खुलेआम, चाहे उन्होंने हालिया दिनों कुलगाम के अंदर जब उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पे वार किया और कहा कि इन्होंने, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऑटोनॉमी के जरिए मसले कश्मीर का हल नहीं समझा था, बल्कि इख्वान राज, बल्कि टास्क फोर्स, बल्कि पोटा के जरिए उन्होंने यहाँ पर मसले का हल उस वक्त ढूंढने की कोशिश की थी। और अब कल ही महबूबा मुफ्ती ने कुपवाड़ा के अंदर कहा कि फारूक साहब और शेख साहब ने जब भी कोई एग्रीमेंट किया या कोई अकॉर्ड किया तो वो उन्होंने अपने इक़्तिदार के लिए किया है और मुफ्ती मोहम्मद सईद ने जम्मू कश्मीर के बका के लिए ये इस तरह के अकॉर्ड किए थे। तो कुल मिलाकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी अब आमने सामने है और आइंदा दिनों में ऐसा लग रहा है कि शायद जो ये गैप है ये और बढ़ सकती है, बयानात के जरिए ही सही। दूसरी जानिब पीडीपी के जराये से हमें ये खबर मिल रही है कि आने वाले वक्त में जब नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी को अभी ज्यादा भाव नहीं देती है, इस वजह से कि पार्टी के अंदर जो बड़े लीडरान थे वो पार्टी से चले गए थे और उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ये समझते हैं कि उन्हें किसी के साथ इतिहाद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरी जानब हमें यह भी खबर मिल रही है, ये भी इतलात हैं या जराए ये भी कहते हैं कि पीडीपी के अंदर अब कुछ नई ज्वाइनिंग होने वाली है जिसमें कुछ साबिका लीडरान भी शामिल हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पीडीपी भी इस गैप को दूर करने की कोशिश कर रही है और ये बार्गेनिंग का सिलसिला अब, यानी पॉलिटिकल बार्गेनिंग का सिलसिला कश्मीर के अंदर शुरू हो चुका है। जहन में ये दोनों जमातें बता रही हैं बीजेपी को बूथ बना के पेश कर रही हैं, डरा रही हैं बीजेपी को, जम्मू कश्मीर की आवाम को खासतौर पे। तो अब के बाद इनको कोई हक पहुंचता है बीजेपी पे तनकीद करने का? देखिए, ये सियासत है, हर किसी को अपने अपने अंदाज से, अपने अपने डायमेंशन से, अपने अपने जो पॉलिटिकल गेमिक्स होते हैं उस हिसाब से सियासत करने का हक है। तो हम इस पे कोई नुक्ताचीनी या कोई तनकीद भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, अलबत्ता हर किसी को, जैसे पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, हर किसी को अपना स्टाइल है। अवाम में क्या इसका इम्पैक्ट रह रहा है? अवाम, जरा अवाम का भी बताइए। जहां तक अवाम का ताल्लुक है, जम्मू कश्मीर के अवाम
ये चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी अगर वाकई बीजेपी का मुकाबला करना चाहेंगे, अगर ये दोनों पार्टियां मिल जाती हैं तो फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का मुकाबला कोई जमात नहीं कर सकती हैं। ये पब्लिक का ख्याल है और पब्लिक ये भी चाहती है कि ये दोनों जमातें एक साथ रहे, एक प्लेटफॉर्म पर रहे और उससे एक सियासी इम्बैलेंस जो जम्मू और कश्मीर के दरमियान नजर आ रहा है वो पूरा हो सकता है। लेकिन पब्लिक ये भी कहते हैं कि अगर ये दो जमातें अलग अलग हो गई तो उसका दोनों की लड़ाई में तीसरे की जीत हो सकती है और उसमें बीजेपी या जो उनके इत्तेहादी होंगे या उनके नेक्स्ट पार्टीज होंगी वो उससे बेनिफिशरीज जो है साबित हो सकती हैं। शुक्रिया हिलाल, बातों में आपने बता ही दिया कि इसको फायदा मिल सकता है। तो सियासी तजिया निगार, पॉलिटिकल एनालिस्ट या दूसरे लोग यही बता रहे हैं कि अगर इनका इत्तेहाद नहीं हुआ तो शोपियां की जो रजौरी पुंछ से मिलाई हुई सीट है साउथ कश्मीर की, जिससे पहले सिर्फ साउथ कश्मीर में था, उसका जो डिलिमिटेशन भी हुआ है तो उसके बाद जो सीट की डेमोग्राफी जो बदली गई है, तो अगर इनका इत्तेहाद नहीं होता है तो सीधा सीधा वहां पे फायदा बीजेपी होगा। और नॉर्थ कश्मीर में साफ जाहिर है अगर इन दो जमातों के इत्तेहाद नहीं होता है तो वहां पीपल्स कॉन्फ्रेंस को बड़ा फायदा हो सकता है। और यूं कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर की अगर कश्मीर की 3 सीटों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी, इन 2 रीजनल पार्टीज का कहीं ना कहीं दबदबा हुआ करता था और फिर ये एक ही सीट वो भी सेंट्रल कश्मीर पे ही रहेगा। तो ये आने वाली सियासत में क्या कुछ होता है वो बता सकते हैं, लेकिन फिलहाल आपको जम्मू कश्मीर के सियासत में हम बात कर रहे हैं। चलिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी में इख्तलाफ की गुंजाइश तो अवाम कहती है नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं दोनों में आमना सामने वाली बातें हो रही हैं और इसका फायदा, लेकिन जिस तरह आपको हिलाल ने बताया कि आने वाले दिनों में आपको पीडीपी में बड़ा ब्रेक थ्रू मिल सकता है। वो जराया एक हफ्ता पहले हमको कंफर्म कर चुके हैं कि दिसंबर के दूसरे हफ्ते में बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है पीडीपी में, और इस ब्रेक थ्रू में कुछ बड़े चेहरे, कुछ बड़े नाम, कुछ और भी लोग आ सकते हैं, ये ऐसा अंदाजा है या जिस तरह हिलाल के जराया बता रहे हैं। लेकिन आपको बताते चलें, इख्तलाफ का कल महबा का और उमर का बयान है, उसके साथ ही इनके जो अपोजिशन जमातें जो इनके खिलाफ हैं, जिसमें खासतौर पे पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, वो खुल के सामने आ गई। और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के बड़े लीडर अब्दुल गनी वकील ने तो खुल के बता दिया कि बिगाड़ तो इनमें पुराना है, ये अपनी सियासत के लिए इस तरह के मामला जो हैं वो खड़ा करते हैं। और अब्दुल गनी वकील का ये भी कहना कि जब उमर अब्दुल्ला बता रहे हैं कि इंडिया अलायंस में इख्तलाफ है, वो तो पहले दिन से वो बता रहे थे, और इनका अलायंस होता है नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी का, ये सिर्फ पावर के लिए होता है और ये उसी अलायंस की बात करते हैं। उनका ये भी कहना, इल्ज़ाम उनके हैं। ज़रा सुनिएगा अब्दुल गनी वकील क्या करते हैं, क्या कहते हैं, किस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी कहाँ तक चल सकती है। देखिए, जो इंडिया अपोजिशन के नाम से जो इंडिया आ गई है वजूद में हिंदुस्तान में, वो आज से ही लग रहा है कि उनमें आपस में काफ़ी इख्तलाफात है और वो मिल नहीं पाते। आप देखिए, अभी आज से ही जो लग रहा है कल से ही कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में बिगाड़ शुरू हो गई है। महबूबा जी ने कल बयान दिया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सब कुछ इक़्तिदार के लिए कर रही है, इसलिए इनके पास जब आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, जब उनका मुद्दा सिर्फ पावर है, तो जिनका मुद्दा सिर्फ पावर होता है उनका यही हाल होता है जो आज आप देख रहे हैं। कल की जो पीएचडी जो थी आज वो बिखर रही है, आपस में एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं, और इवन उमर उबला इंडिया अपोजिशन के खिलाफ बोल रहा है कि ये चलने वाली नहीं है। इसलिए जब अपोजिशन वो खुद कह रहे हैं चलने वाली नहीं है, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं तो फायदा किसको होगा आने वाले इंतखाबात में, जो लोकसभा के इंतखाबात। चलिए, बीजेपी की बड़ी जीत और कांग्रेस की बड़ी हार, अपोजिशन की बड़ी हार हुई है, और इसी हार पे बयानात पॉलिटिकल पार्टीज के भी हैं। गुलाम नबी लोन हजूरा भी पीडीपी के बड़े लीडर हैं, उनका भी बयान है। लेकिन आपने सुना पीपल्स कॉन्फ्रेंस का, और यूं कह सकते हैं 2 की लड़ाई, तीसरे की जीत। एनसी पीडीपी की लड़ाई में जीत जो है वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस को हो सकती है, अपनी पार्टी को हो सकती है, फायदा इनको मिल भी सकता है। लेकिन जरा हम नुकसान की बात करें और उसके बाद हम मौका मिला तो सियासत पे दोबारा आएंगे। नुकसान दौरान शब हुआ है। रात करीबन 8 बजे बारामूला के कालनी बाग के इलाके में हौलनाक आग देखने को मिली। फर्नीचर की फैक्ट्री में आग नमूदार हुई है। बताया गया कि पूरा मोहल्ला जो है आग की लपेट में आ गया है।
पूरे इलाके से फायर सर्विसेज को बुलाया गया, दूर पार के गांव से भी लोग दौड़ना शुरू हो गए, फौज तलब की गई, पुलिस पहुंची, फायर एंड इमरजेंसी से उसके लोग मौके पे पहुंचे। और जो हमने कल देख रहे थे, हमारे इरशाद अहमद जो हमारे साथी वहाँ पे जो उसको लाइव टेलीकास्ट में हिस्सा ले रहे थे, तो उसमें उन्होंने हमें दिखाया कि बड़ी मशक्क़त करनी पड़ी, पूरे इलाके में अफरा तफरी मची हुई थी और इस आग पर करीबन 2 घंटे की मशक्क़त के बाद काबू पाया गया और फिर करोड़ों रुपए के मालियत का साजो सामान जो है वो राख के ढेर में तब्दील हुआ। गरीब की छोटी सी फैक्ट्री उसने लगा रखी थी, वो भी, और उसके साथ साथ आधा दर्जन के करीब मकानों को जो है इस आग ने खाक पे बिठा दिया। पहले बताया गया था कि बड़ी तादाद में नुकसान हुआ है। बारामूला में इरशाद अहमद हमारे नुमाइंदे और कल रात भर वो इस खबर पे थे। अजर इरशाद से हम जानेंगे। इरशाद के पास चलते हैं। इरशाद, जरा हमें बताइएगा क्या कुछ सिचुएशन रही रात को? आप रात भर मेहनत कर रहे थे, वहां पे आवाम को दिखा रहे थे, इंतजामिया को जगा रहे थे, कितना नुकसान हुआ है? बिल्कुल सनम, अगर हम इस शेरबाग कायनबाग इलाके करें कि कल तकरीबन 8 बजे के करीब जो है एक मकान से होलनाक आग निकली। हालांकि उसके बाद जो है उसने तकरीबन 4 मकानों को जो है अपने लपेट में लिया है और काफ़ी नुकसानात हुए। और देखा जाए फर्निशिंग जो क्राफ्टिंग फैक्ट्री है, हालांकि इसके साथ साथ जो दीगर वहाँ पे सामान था वो जलकर खाकिस्तान हुआ और ये बताया जाता है तकरीबन 3 से 4 करोड़ जो है वो नुकसान हुआ है। अगर से देखा जाए इससे पहले भी नूरबाग के इलाके में इंसिडेंट पेश आया या ओल्ड टाउन के इलाके में, हालांकि वहां पे भी काफी नुकसान हुआ। ये आज तीसरा इंसिडेंट है शुमाली कश्मीर के बारामूला की बात करें जहां पे कल जो है इतना बड़ा हादसा सामने आया। और देखा जाए यहाँ पे इर्द गिर्द जितने भी इलाके के लोग हैं वो उस वक्त पहुंचे, खुसूसन यहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस के जो DYSP या SHO उनकी निगरानी की तहत वहाँ पे जो है पूरा जो है देख रेख किया गया और काफी जो है मशक्कत की गई और इसके साथ साथ फौज ने भी काफी मदद किया। और देखा जाए अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे शाहिद कमली जो कि प्रेसिडेंट है फेडरेशन चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज कश्मीर, उन्होंने भी आज दौरा किया। इसके हमरा जो है बाकी जो दीगर जो इंडस्ट्रीज के जो लोग थे, हालांकि उनका ये कहना है कि हम सरकार से अपील करते हैं कि हम भी मदद करेंगे और इसके साथ साथ सरकार को भी आगे आना चाहिए। और देखा जाए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से इरशाद जरा बताइए, जो लोग हैं, क्योंकि फैक्ट्री का तो नुकसान हुआ है, बहुत ज्यादा उस गरीब का नुकसान हुआ है, लेकिन जो लोग जिनके घर जले हैं वो कहाँ हैं? अब उनके लिए कुछ अरेंजमेंट्स किए गए हैं? वहाँ पे कुछ नेबर्स हैं, हालांकि उनका अभी थोड़ी देर पहले उनके साथ हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि ये हमारे घरों में फिलहाल हैं। और ये जो नाम सामने आए हैं फारूक अहमद शेख सन ऑफ गुलाम अहमद शेख, हालांकि इसका एक मकान है, दूसरा जो है इसका भाई फयाज अहमद शेख सन ऑफ गुलाम अहमद शेख, और इसका जो तीसरा भाई है मंजूर अहमद शेख और इसका वालिद का नाम है गुलाम अहमद शेख, और चौथा जो है मोहम्मद शफी मीर, ये जो चौथा शख्स है नहीं, हमें बताइए लोग उनको खाने पीने के अरेंजमेंट्स कर रहे हैं, वहां पे इंतजामिया वगैरह आ रही है? फटाफट बताइए, वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। बिल्कुल सनम, अगर देखा जाए वहाँ पे पड़ोसियों ने जो है वहाँ पे इंतजाम रखे हैं। फिलहाल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से वहाँ पे वो लोग भी आए थे, हालांकि उन्होंने भी उनको यकीन दहानी दिलाई कि हम जल्द से जल्द इनके लिए कुछ करेंगे। अब आने वाले वक्त के बाद ही पता चलेगा क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। हमें उम्मीद है सहरिश बारामूला की जिला तरक्याती कमिश्नर है और दर्द दिल रखने वाली खातून है। बहुत शुक्रिया इरशाद पूरी जानकारी के लिए। इरशाद अहमद हमें बारामूला से अपडेट कर रहे थे। आग लगी है, भयानक आग, और एक आधा दर्जन के करीब मकानात को भी वहां पे नुकसान पहुंचा है। चलिए, ये स्पेशल रिपोर्ट हमारा, और 4:30 बजने में कुछ ही मिनट बाकी बचे हैं। अमीन मेरे साथी आपके लिए ला रहे हैं कश्मीरी खबरनामा। मुझे दीजिए इजाजत इस उम्मीद के साथ कि रब्बे कायनात की मर्जी। फिर करेंगे अगले बुलेटिन में आपसे मुलाकात। रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज।